बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करेंगे, जो कि एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करने और इनके डिफरेंट मैसेज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरह से एडजस्ट की जाती है। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में आइसोटोप्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था और हमने ये समझा था कि किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर के डिफरेंस की वजह से उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का एटॉमिक मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है तो इसका मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन आइसोटोप्स के मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली इन्हीं डिफरेंट मैसेज वाले आइसोटोप्स को किसी भी एलिमेंट में सेपरेट करने और इनके मैसेज की वैल्यूज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ डिवाइस में हमने किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को पहले कन्वर्ट करना होता है आयंस में। आप पॉजिटिव आयंस में भी कन्वर्जन कर सकते हैं और नेगेटिव आयंस में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए तो वो 7 पार्ट्स पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास स्लिट ए और स्लिट बी के बीच में है वेपोराइजेशन चैम्बर, फिर स्लिट बी और स्लिट सी के बीच में है आयोनाइजेशन चैम्बर, एंड देन स्लिट सी और डी के बीच में है एक्सेलरेटिंग चैम्बर, और फिर डी और ई के बीच में है मैस एनालाइजर। यहां से आयंस एंटर होते हैं डिटेक्टर में और डिटेक्टर से डिफरेंट करंट पल्सेस की फॉर्म में वो एम्पलीफायर में एंटर होंगे। एम्पलीफायर इन स्मॉल करंट पल्सेस को एम्पलीफाई करेगा और एंटर करवाएगा डिटेक्टर में या काउंटर में, और डिटेक्टर फिर डिफरेंट मैसेज की वैल्यूज को डिफरेंट ग्राफिकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करता है। यहां से हमें ये पता चलता है कि किस मैस की अबंडेंस ज्यादा है, किस मैस की अमाउंट ज्यादा या कम है। सो ये तो था कि ओवरऑल आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें जो फर्स्ट चैम्बर था जिसे आपने कहा था वेपोराइजेशन चैम्बर, इसके साथ अटैच्ड होती हैं हीटिंग कॉइल्स, और ये हीटिंग कॉइल्स एंटर होने वाले लिक्विड या सॉलिड आइसोटोप्स को हीट अप करता है, वेपोराइज करता है। वेपोराइज होने के बाद ये स्लिट बी में से क्रॉस करते हुए एंटर हो जाते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में। आयोनाइजेशन चैम्बर में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन अटैच्ड होती है और ये इलेक्ट्रॉन गन एंटर होने वाले आइसोटोप्स को आयोनाइज करती है, और इस आयोनाइजेशन के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनको बॉटम पर लगा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करते और यहीं पर इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो नेक्स्ट स्लिट में से क्रॉस करते हुए एक्सेलरेटिंग चैम्बर में एंटर होते हैं। और इस एक्सेलरेटिंग चैम्बर में आपको स्लिट S1 और स्लिट S2 नजर आएगी जो कि एक पोटेंशियल V के साथ अटैच्ड होती है। यहाँ पर आपका जो S1 और S2 प्लेट्स पर चार्ज होता है वो उनकी इनर साइड पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ही पॉजिटिव आयंस इसमें एंटर होंगे तो स्लिट S1 की इंटरनल सरफेस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, सो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगी, और स्लिट S2 की इंटरनल साइड नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो वो आयंस को अट्रैक्ट करेगी। सो यहाँ पर स्लिट S1 और S2 के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस अटैच्ड है उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस को एक्सेलरेट करता है, उनको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ से आयंस काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए मैस एनालाइजर वाले चैम्बर में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अटैच्ड की जाती है। जब उस मैग्नेटिक फील्ड में से पॉजिटिव आयंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन पॉजिटिव आयंस पर एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफरेंट मैसेज डिफरेंट डिफ्लेक्शंस शो करते हैं। जो हेवियर मैसेज होते हैं वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट होते हैं, और जो लाइटर मैसेज होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और डिफरेंट डिफ्लेक्शन के सर्कुलर पाथ्स में या सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ये आयंस डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ एंटर होते हैं डिटेक्टर में।
ये टाइमिंग डिफरेंट इसलिए होती है कि डिफरेंट मैसेज की डिफ्लेक्शन डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट डिफ्लेक्शन की वजह से उनकी पाथ लेंथ भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। सो टाइमिंग्स में डिफरेंस आएगा और डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ वो डिटेक्टर में एंटर हुए। डिटेक्टर में एंटर होने के बाद ये डिफरेंट मैसेज एम्पलीफायर में एंटर होंगे। एम्पलीफायर आने वाली पल्सेस को एम्पलीफाई करके काउंटर या डिटेक्टर को देगा। काउंटर आने वाले डिफरेंट मैसेज की जो काउंट रेट्स हैं उनको उनके डिफरेंट मैसेज की डिफरेंट अमाउंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफिकली डिस्प्ले करेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले आइसोटोप्स के कितने मैसेज हैं और किस मैस की अमाउंट ज्यादा है और किस मैस की अमाउंट उसमें कम है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, लेकिन हमारी बुक्स में इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ नहीं है। हमारी बुक्स में जो इसकी कंस्ट्रक्शन की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ये भी थोड़ी रफ सी डायग्राम है, अगर हम इसको क्लियरली समझना चाहें तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन की जाएगी। इसमें जो आपका आयनिक सोर्स है, एक्चुअली ये आयनिक सोर्स आपके पास जो अभी मैंने डिटेल बताई थी, वेपराइजेशन चैम्बर और उसके बाद था आयोनाइजेशन चैम्बर। ये आयन सोर्स उन्हीं दोनों चैम्बर्स पर कंसिस्टेड है। उन दोनों चैम्बर्स में से होते हुए जब आयन्स स्लिट S1 और स्लिट S2 में एंटर होते हैं तो अकॉर्डिंग टू कनेक्टेड पोटेंशियल आयन्स गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी और वो मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। आपके पास स्लिट S2 तक जब वो आयन्स पहुंचते हैं तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ आयन्स एक वैक्यूम चैम्बर में एडजस्ट की हुई है। जैसे ही आयन्स इस वैक्यूम चैम्बर में एंटर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनकमिंग आयन्स की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इन आयन्स पर एक्सर्ट करती है और आने वाले आयन्स अपने डिफरेंट मैसेज की वजह से डिफरेंट डिफ्लेक्शन फील करेंगे। हेवियर मैसेज बिगर सर्कल में मूव करेंगे और लाइटर मैसेज स्मॉलर सेमी सर्कल्स में मूव करेंगे। क्योंकि लाइटर मैसेज ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होने की वजह से उनके जो सेमी सर्कुलर पाथ हैं वो छोटे बनेंगे और यहाँ से डिफरेंट डिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग ये मैसेज एंटर हो जाते हैं डिटेक्टर में और आगे फिर मजीद जो मैंने आपको अभी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन बताई कि डिटेक्टर के साथ एम्पलीफायर और देन काउंटर अटैच होता है, वो सारी डिटेल इसी के अंदर ही एक ही डिटेक्टर के अंदर अटैच कर दी गई है। यहाँ से आपको फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आने वाले जो आइसोटोप्स हैं उनके डिफरेंट मैसेज कौन कौन से हैं और उसको आप ग्राफिकली या डिफरेंट काउंट रेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का काउंटर यहाँ पर अटैच किया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप डिफरेंट मैसेज वाले आइसोटोप्स को पहले कन्वर्ट करते हैं आयंस में और उन आयंस पर आने वाले चार्ज को फिर आप यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चार्ज्ड आयंस एंटर होंगे तो उन पर एक्सर्ट होगी मैग्नेटिक फोर्स और वो मैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली उनको मूव करवाएगी डिफरेंट सर्कुलर पाथ में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको कैसे मालूम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब उन आयंस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगी तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, चैम्बर में एंटर होते ही क्या वो राइट साइड पर डिफ्लेक्ट होंगे या लेफ्ट साइड पर, तो वो डिपेंड करता है कि आने वाले आयंस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर वो पॉजिटिव आयंस हैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा था, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप यूज करते हुए पॉजिटिव आयंस पर एक्सर्ट होने वाली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बड़े आराम से डिटरमिन कर सकते हैं कि वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होंगे या लेफ्ट साइड पर। सो इसमें हमने क्योंकि पॉजिटिव आयंस यूज किए हैं सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वो राइट साइड पर डिफ्लेक्ट होंगे। और यहाँ पर जैसे ही आयंस डिफ्लेक्ट होते हैं तो डियर स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि यही बात हम फिर इसकी जब वर्किंग में डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर यही हम कंक्लूड करेंगे। और वो बात ये है कि जब आयंस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो लेट्स सपोज इनिशियली आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम एडजस्ट की हुई थी, सो आयंस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी कम होगी, सो ये डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह मूव करेंगे और ये जब मूव कर रहे हैं तो ये डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे। अब अगर आप चाहते हैं कि ये आयंस इस तरह डिफ्लेक्ट हों कि ये डिटेक्टर को अप्रोच करें तो ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा और जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगी और ये डिफरेंट मैसेज पर जब डिफरेंट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी तो ये स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट होकर अपने पाथ को मजीद कर्व पाथ में चेंज करेंगे और डिटेक्टर में एंटर हो जाएंगे। सो यहाँ से आपको ये पता चला कि जो डिफरेंट मैसेज हैं
उन पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करते हैं तो जितनी ज्यादा मैस की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैस हेवियर है या ज्यादा है तो उसको डिटेक्टर तक डिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपका मैस स्पेक्ट्रोग्राफ किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके अंदर आयंस पर किस तरह मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं और उन्हें डिफरेंट सर्कुलर पाथ में, जिन्हें आप सेमी सर्कुलर भी कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट होकर वो डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या डिवाइस है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वो डिवाइस है जो यूज होती है टू सेपरेट द आइसोटोप एंड इट कैन डिटरमिन द मैसेज ऑफ आइसोटोप्स एक्यूरेटली। आप इसको ग्राफिकली भी डिस्प्ले करवा सकते हैं डिफरेंट मैसेज के डाटा को, और अभी हम एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे जहां पर आप इसमें एक्सपेरिमेंटली जो डाटा कलेक्ट करेंगे उससे भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करके मैसेज ऑफ आइसोटोप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें आपने देखा कि आपने स्लिट S1 और S2 के बीच में यूज की एक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसमें आयंस को एक्सेलरेट किया, और वहां से आयंस एक काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए किसमें एंटर हुए थे? मैग्नेटिक फील्ड में। सो इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज, क्योंकि हर मैस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स उनको डिफरेंट डिफ्लेक्शन देती है, सो वो डिफरेंट पाथ्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप आइसोटोप्स को उनके मैसेज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने जो 7 कंपोनेंट स्टडी किए अभी, पहला उसमें था वेपोराइजेशन चैम्बर, फिर वो एंटर हुए थे आयोनाइजेशन चैम्बर में, फिर आपने एक्सेलरेशन चैम्बर में एंटर करवाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड वाला मैस एनालाइजर था, वहां से डिफरेंट आइसोटोप्स डिफ्लेक्ट होते हुए डिटेक्टर में एंटर हुए, डिटेक्टर में एंटर होने के बाद वो एम्पलीफायर में एंटर हुए थे, और एम्पलीफायर से वो एंटर हुए रिकॉर्डर या काउंटर में, जहां पर आपने देखा कि आपने कैसे डिफरेंट आइसोटोप्स की जो ग्राफिकल डिस्प्ले है वो ड्रॉ करनी है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब जरा चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है उसमें मैथमेटिकल वैल्यूज अगर आपने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस तो वो किस तरह की जाएंगी। तो चलिए वो देखते हैं। जी स्टूडेंट, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं हम उस एंगल से जहां आपके पास स्लिट S1 से आयंस एक्सेलरेट होते हुए स्लिट S2 की तरफ गए। इस प्रोसेस में जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस स्लिट S1 S2 अप्लाई किया था वो पोटेंशियल एनर्जी देगा आयंस को, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है यहाँ पर कि उन आयंस पर वर्क परफॉर्म करेगा, और वो वर्क की वजह से एनर्जी गेन करते हुए, कौन सी एनर्जी गेन? काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए और पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हुए अप्रोच करते हैं स्लिट S2 को। सो इसका मतलब ये कि जब वो S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं तो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयंस एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस। सो यहां से हम इसकी वर्किंग का स्टार्ट लेंगे। सो जब आपने इसकी वर्किंग को स्टार्ट करना है तो आप लिखेंगे एज द positive ion move from slit S1 to slit S2 through the potential V, they gain kinetic energy, so loss in potential energy obviously equal होगा gain in kinetic energy। आप पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन ऑन द चार्ज से रिलेटेड इक्वेशन पढ़ चुके हैं और वही इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा QV और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। यहाँ बी केयरफुल कि ये जो V है दैट इज रिलेटेड विद पोटेंशियल और ये V है रिलेटेड विद वेलोसिटी ऑफ द आयंस। यहाँ पर चार्ज की जगह हम यूज करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, EV इज इक्वल टू हाफ mv²। इस V को आप थोड़ा कैपिटल फॉर्म में लिख लें ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू को सेपरेट करेंगे और आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी 2VE। अप टू लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें और m को आप यहाँ पर डिवाइड करें, क्योंकि इस साइड पर v² है तो आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ये
आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है विच इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द आयंस। अब हम इसी वेलोसिटी के साथ जब आयंस को जो कि स्लिट S2 तक पहुंचे थे वहां से वो कहाँ एंटर होंगे, वहां से वो परपेंडिकुलरली एंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उन पर लगाएगी मैग्नेटिक फोर्स और वो मूव करेंगे एक सर्कुलर पाथ में, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है that force is called centripetal force और वो फोर्स प्रोवाइड कर रही है मैग्नेटिक फोर्स। सो डियर स्टूडेंट, यहां से अगला जो हम स्टेप करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट का है। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन था ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लिट S1 और S2 के बीच में थी उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी गेन की। अब ये वेलोसिटी गेन करते हुए जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या मैग्नेटिक फोर्स और कैसे वो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होगी, अब हम उससे रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि पॉजिटिव आयंस वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए एंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। एज आयंस enters the magnetic field, then magnetic field क्या exert करेगी? magnetic force. Then magnetic force will provide the centripetal force. So magnetic force must be equal to centripetal force. मैग्नेटिक फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा था Q V क्रॉस B। अगर आप इस फार्मूले को इस गिवन सिचुएशन पर इंप्लीमेंट करें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आपने देखा 90 डिग्री, तो Q V B साइन 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो ये सिंपल होकर ये थी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन। साइन 90 के अकॉर्डिंग जब आपने इसे सॉल्व किया तो सिंप्लीफाई होकर ये बन गई Q V B। सो आपने इसी में से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू Q V B यहाँ पर यूज की और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसमें ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी। सो आपके पास ये वेलोसिटी की एक वैल्यू राइट लेफ्ट साइड पर कैंसिल हो जाएगी। ये अगेन चार्ज है जिसे आप E से रिप्लेस करेंगे। EB इज इक्वल टू mv ओवर r। यहां से आप मैस की वैल्यू सेपरेट करेंगे। ये r आपका इस साइड पर आकर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई होगा। मैस के साथ जो टर्म वेलोसिटी की है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। और आपने जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की थी जिसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, इस इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन में कुछ ऐसे चेंज आएगा। अब इसमें आपने v की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्योंकि ये आपके पास रूट में है तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए राइट और लेफ्ट साइड का आप स्क्वायर लेंगे। सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पर होगा m स्क्वायर, इस साइड पर e स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और आपके पास सिंपली 2ve बाय m। अब यहां आपको याद रहे कि ये v है पोटेंशियल से रिलेटेड, ये वेलोसिटी नहीं है। अभी आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और मैस और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करूंगी तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट होंगी वैल्यूज। यहां पर आपके पास m और m की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहां से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी एक एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो जो रिमेनिंग आपके पास फैक्टर है दैट इज e b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2v। इसमें आप b स्क्वायर को थोड़ा सेपरेट करें तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास फैक्टर है ये एक गिवन मैस के लिए कांस्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि हर मैस अपने मैस की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक रेडियस बनाएगा जो कि आपको सेमी सर्कल में दिखाया गया था। और इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 1.6 10 टू पावर -19 और ये वो पोटेंशियल होगा जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पर अप्लाई किया होगा। सो इस इक्वेशन में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसकी सारी वैल्यूज एक गिवन मैस के लिए कांस्टेंट हैं। सो मैस आपके पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा b स्क्वायर के। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को एडजस्ट करके मैसेज को डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले देखा था कि अगर मैसेज पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक थी तो वो कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो रहे थे। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया तो ये मैसेज अपने मैस वैल्यूज के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हुए और डिटेक्टर को इन्होंने अप्रोच कर लिया। यहाँ से हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल है मैस की वैल्यूज के। अगर मैस ज्यादा है तो हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के थ्रू उसे डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैस की वैल्यू कम है तो हम कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से ही उसको डिफ्लेक्ट कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसी एक्सपेरिमेंट के डेटा को अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आप रेडियस की वैल्यू जो आप सेमी सर्कल की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो गिवन सिचुएशन में आपने यूज की होगी उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें और ये है स्लिट S1 S2 के बीच का पोटेंशियल। सो अगर आप ये तीन डेटा वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो आप बड़े आराम से चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज टू मैस रेशो की यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी V डिवाइडेड बाय BR। सो इस पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल को यूज करते हुए आप इसी एक्सपेरिमेंट से चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने अगर अपनी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में देखा हो तो वहां पर आपको नियॉन के डिफरेंट ग्राफिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग आइसोटोप की वैल्यूज को दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो आइसोटोप जिसके मैस नंबर की वैल्यू 20 है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और बाकी जो 21 और 22 वैल्यूज वाले हैं उनकी अमाउंट बहुत ही कम है। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि आप ग्राफिकल डिस्प्ले के थ्रू डिफरेंट आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है, जो अमाउंट है, उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरह उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वर्किंग बिहेवियर्स होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मजीद रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।